नमस्कार। सर्वप्रथम हम दूसरी नवरात्रि दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी देवी का नमन करते हुए अपने दर्शकों को दूसरी नवरात्रि दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और आप सबके आगे आने वाले दिनों की अच्छे दिनों की कामना करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल धर्म संकट। और आज का विषय है, क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि इस विषय पर कल भी हमने बात की थी, उसी के आगे हम आज बात करने जा रहे हैं। ये मेरा दूसरा एपिसोड है। जिन्होंने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है इसी टॉपिक पर, वह कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर उसको लिंक खोल लें और उस एपिसोड को देख सकते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय पर बात करें, आप सबसे निवेदन है कि जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको सही जानकारी आज के परिप्रेक्ष्य में दे पाएं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे अज़रबैजान और आर्मेनिया युद्ध में दो सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, क्योंकि आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे थे रूस और अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका। लेकिन दोनों की अपनी अपनी कुछ समस्याएं थीं, जिसके कारण उन्होंने इस बात को कोई ज़्यादा तूल नहीं दिया और वह पीछे हट गए। हालांकि तुर्की जो है बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा था अज़रबैजान का, क्योंकि वो मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की दिवा स्वप्न देख रहा है। लेकिन अमेरिका के पीछे हट जाने के कारण उसने भी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बाद में, और यह युद्ध 2-3 महीने चलने के बाद ख़त्म हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो अज़रबैजान का युद्ध था उसमें तुर्की की भागीदारी इसलिए हो रही थी क्योंकि अज़रबैजान एक मुस्लिम राष्ट्र है और उसने आर्मेनिया के 7 जिलों में कब्जा करके, जो काराबाग जिला एक रह गया था जिसमें आर्मेनिया के ज़्यादातर निवासी थे 1991-90 में जब भगाए गए थे, तो बेचारे वहीं जाके रह रहे थे, उसमें वो अपना दावा ठोक रहा था। इसी बात की पूरी लड़ाई थी। लेकिन अमेरिका और रूस के पैर पीछे खींच ले जाने के कारण तुर्की ने भी इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया बाद में, और ये समस्या तीसरे विश्व युद्ध की बनते बनते टल गई। फिर दूसरा जो युद्ध था यूक्रेन और रूस का, जो उसके बारे में भी कल हमने बात की थी कि कैसे पूरा विश्व जो है 2 धड़ों में बढ़ गया था, सिर्फ भारत को छोड़कर। भारत न्यूट्रल था, उसने साफ कहा कि हम ना तो यूक्रेन का साथ देंगे ना रूस का साथ देंगे, और उसके कारण ही यह युद्ध भी टला। लेकिन अब जो तीसरा युद्ध जो पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच में हो रहा है, जो कि हमास के कारण हो रहा है, हमास ने आतंकवादी घटना, हमास उसका वहाँ का आतंकवादी संगठन है पैलेस्टीनियन का, फिलिस्तीनियों का, उसने जो है 5000 मिसाइल्स जो हैं इजराइल के ऊपर रात में 7 अक्टूबर को दाग दिए, जिसके कारण बहुत सारे मिसाइल तो उनके डोम करके एक उनका इक्विपमेंट है जिसने बहुत सारी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, बट कुछ मिसाइल्स वहाँ पर गिरे और उससे जान माल का नुकसान हुआ। 200 के आसपास लोग मारे गए, जिसके विरुद्ध इजराइल ने गाजा पट्टी पे आक्रमण कर दिया। गाजा पट्टी मेन स्थान है जिसके लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी मस्जिद है जिसको जो जूश हैं वो अपना टेम्पल कहते हैं और क्रिश्चियन जो हैं वो अपना टेम्पल कहते हैं और चर्च कहते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो उसको अपना मस्जिद कहते हैं। और वो मुसलमानों के लिए वो तीसरा सबसे फेमस मस्जिद है, यानी सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मस्जिद है। इसी बात की दोनों में लड़ाई है पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच में। तो पैलेस्टीनियन द्वारा, चूँकि हमास द्वारा बहुत सारा नुकसान इजराइल को किया गया, तो ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में छिड़ गया और इजराइल ने
गाजा पट्टी के नागरिकों को कहा कि आप जो हैं 24 घंटे के अंदर नॉर्थ गाजा पट्टी के एरिया से दक्षिण गाजा पट्टी के एरिया की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि हमारी पैदल सैनिक गाजा पट्टी में घुसने वाली हैं, तो वहाँ पे जो भी मिलेगा उसको मार दिया जाएगा। क्योंकि मानी बात है कि जो भी मिलता बचा हुआ तो वो तो हमास के ही आतंकवादी होते। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या शुरू हो गई है वो ये है कि हमास यानी फिलिस्तीनियन को 26 मुस्लिम देशों ने सपोर्ट कर दिया है युद्ध में। वो कह रहे हैं कि इजराइल द्वारा ये जो हमास के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है यह बहुत ही गलत है और वहाँ के काफ़ी नागरिक मारे जा रहे हैं, इसलिए हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। और उन 26 देशों के कारण उनके जो निवासी या अन्य मुस्लिम देशों के जो निवासी विदेशों में रह रहे हैं, अन्य विश्व के पार्ट्स में रह रहे हैं, उन लोगों ने अब उस पर्टिकुलर मतलब जहाँ भी वो रह रहे हैं, चाहे वो फ्रांस में रह रहे हो, जर्मनी में रह रहे हो, ब्रिटेन में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, उन्होंने वहाँ पर जुलूस निकालना शुरू कर दिया कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। हालांकि फ्रांस ने, ब्रिटेन ने अपने यहाँ ये प्रतिबंध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जुलूस तब नहीं निकालेगा हमास के पक्ष में। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं भी अगर कोई युद्ध होता है और कहीं उसमें एक पार्टनर मुस्लिम है तो सारे मुस्लिम्स जो हैं, सारे तो नहीं कह सकते, तब भी 80% के आसपास के मुस्लिम जो हैं वो उसका पक्ष लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यही अजरबैजान के समय में हुआ था, जब अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में युद्ध हुआ था, यही इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? इजराइल सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और भारत ने भी इजराइल को सपोर्ट कर दिया है। कल हमने आपको बताया था, जिन्होंने हमारा कल का एपिसोड नहीं देखा जरूर देखें, हमने कल बताया था कि इजराइल ने हमारे ख़राब समय में, जब हमके बहुत सख्त ज़रूरत थी, उस समय इजराइल ने हमें मदद की थी, खासकर कारगिल के युद्ध में। तो इजराइल का हमने सपोर्ट कर दिया। हमारी सेना पहले से ही लेबनान में पड़ी है पीस कीपिंग फोर्स के रूप में, तो हमने इजराइल को सपोर्ट कर दिया कि नहीं, मतलब ठीक है, मतलब आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमास ने आतंकवादी घटना की जिसके विरोध में हमारे खुद के अपने देश के मुस्लिम नाराज हैं, वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के विरुद्ध। और वो इस बात के लिए कोस रहे हैं कि भारत ने पहले पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते थे, उन्होंने एकाएक अपना रुख क्यों बदला और इजराइल की तरफ क्यों चले गए। क्योंकि 2014 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक भारत का जो स्टैंड था वो पैलेस्टीनियन की तरफ था। हम उनको सपोर्ट करते थे, ये कहते थे कि भाई पैलेस्टीनियन जो है उसको एक राज्य की मान्यता दी जाए, एक अलग देश की मान्यता दी जाए और दो देश की थ्योरी इसमें लागू हो। लेकिन जब से मोदी सरकार आए और जब मोदी सरकार ने देखा कि इजराइल हमारा बहुत बड़ा समर्थक है, हमारा बहुत बड़ा कह लीजिए मदद करने वाला है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इजराइल ने भारत को दी है, तो भारत ने इजराइल को इस युद्ध में सपोर्ट कर दिया। अब क्या है कि इजराइल को तो सपोर्ट कर रही है भारत और अमेरिका, लेकिन जो पैलेस्टीनियन हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं 26 मुस्लिम देश, साथ में रशिया और साथ में चाइना। अब अभी कल की ही बात है, चाइना ने इजराइल को धमकी दे दी कि आप ये युद्ध को बंद करें, अन्यथा हम जो हैं इस युद्ध में कूद जाएंगे। अमेरिका पहले से डटा हुआ है। लेकिन अमेरिका के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो कहता है कभी कभी उस बात को पूरा करता ही नहीं, अपनी वादे को पूरा करता ही नहीं है। चाहे वो यूक्रेन युद्ध में देख लीजिए आप, यूक्रेन युद्ध में पूरे यूक्रेन शहर को, मतलब राज्य को या देश को नष्ट करवा दिया अमेरिका ने। पूरी तरह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज उनके सपोर्ट में नहीं आए, पीछे से सहायता करते रहे। लेकिन जो उस देश के नागरिकों के साथ जो बीती, इतने सारे नागरिक मारे गए, इतने सारे लोग पलायन करना पड़ा, वो केवल अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के दोगलेपन के कारण करना पड़ा कि पीछे से हम सपोर्ट करें। पहले तो बोले हम आएंगे जी, आगे आएंगे, सामने लड़ेंगे, अब बाद में पीछे सपोर्ट करेंगे जी, हम आपको धन भी देंगे, हम आपको असलहा भी देंगे, अब करके उसको लड़ा दिया। और आज यूक्रेन देख लीजिए, आधे से ज़्यादा यूक्रेन तबाह हो चुका है। यहाँ भी क्या सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया है कि पूरी गाजा पट्टी में कब्जा मत करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
शायद अमेरिका डर गया है कि 26 मुस्लिम देश आ गए हैं एक साथ, तो कहीं ये ऐसा ना हो कि बहुत बड़े लेवल पे वार शुरू हो जाए। रशिया भी अमेरिका के विरुद्ध है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के युद्ध में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत ही ज़्यादा रूस को परेशान किया है। एक दूसरी खबर ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने विश्व के 3 मुस्लिम राष्ट्रों को अप्रोच किया कि हम आपको 2 न्यूक्लियर बम बेचते हैं, आप हमें $3 बिलियन दे दीजिए उसके बदले में। यह बात अमेरिका को पता चल गई। अमेरिका को पता चल गई तो अमेरिका ने तुरंत ही अपना जंगी बेड़ा इजराइल के समुद्री तट पे उतार दिया। क्यों? उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सौदा हो चुका हो, ये डिलीवरी हो चुकी हो 2 बमों की, और कहीं ऐसा ना हो इजराइल और फलस्तीनी युद्ध में इजराइल के ऊपर ये न्यूक्लियर बम फोड़ दिया जाए। तो उससे बचाव के लिए, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ा इजराइल के समुद्र में उतार दिया। अब वो 3 देश कौन थे? 3 देश में अनुमान लगाया जा रहा है कि पहला देश ईरान है, दूसरा तुर्की है, तीसरे देश का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ये लेबनान या सीरिया हो सकता है। क्योंकि हमास ने धमकी दी है कि अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम फोड़ देंगे। अब हमास के पास परमाणु बम कैसे आएगा, जिसके पास जहाज भी नहीं है, हवाई जहाज भी नहीं है, जंगी जहाज भी नहीं है, वो कैसे फोड़ सकता है? उसके पास छोटे छोटे मिसाइल्स हैं जो 20-20, 25-25 हज़ार इंडियन करेंसी में बन जाते हैं। उतनी बड़ी मिसाइल वो करा, छोटी रेंज की हैं, तो परमाणु बम कैसे फोड़ेगा वो? यानी कहीं ना कहीं या तो सीरिया या लेबनान या ईरान या तुर्की, किसी न किसी के पास वो 2 तो बम पहुंच चुके हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को पता चला कि भाई अमेरिका को तो पता चल गया है और ये तो आके छानबीन करेगा, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि उसका जो न्यूक्लियर प्लांट है डेरा गाजी खान, जो पंजाब प्रांत में डेरा गाजी खान एक न्यूक्लियर एरिया है, वहाँ पे उनका न्यूक्लियर प्लांट था। ISI ने उसको उड़ा दिया, यानी उसको ब्लास्ट करा दिया। अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं, और इस बारे में ना तो पाकिस्तान की मीडिया कुछ बोल रही है, ना पाकिस्तान की ISI कुछ बोल रही है, दुनिया को बता रही है, और ना पाकिस्तान की आर्मी बता रही है। शायद उनको डर था कि जब यहाँ छानबीन होगी, उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ से मिसाइल का मतलब यहाँ से जो न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं उसको ही हमने वहाँ जाके बेचा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई और आर्थिक प्रतिबंध लग जाए। इस डर से उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट को ही उड़ा दिया। तो देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा अगर वो 2 बम डिलीवर कर दिए गए हैं तो यह एक बहुत बड़ा संकट है पूरे विश्व के ऊपर, कि अगर इजराइल के ऊपर बम फोड़ा गया तो मानी बात है कि विश्व युद्ध होना ही होना है, उसका कोई 2 रास्ता नहीं है। इस बार तो भारत ने भी इजराइल को सपोर्ट कर रखा है। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत ने किसी को सपोर्ट नहीं किया था, वो न्यूट्रल था, लेकिन यहां इजराइल को भारत ने पहले से ही सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हमास ने जो किया वो आतंकवादी घटना थी, इसलिए हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत तो कहते हैं नॉन टॉलरेंस है, हमारा आतंकवाद के लिए नॉन टॉलरेंस है। हम इसमें ना आतंकवाद ना तो अपने यहां सहन कर सकते हैं ना किसी और देश में सहन कर सकते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा विश्व ही 2 गुटों में बंटने जा रहा है, क्योंकि भारत भी अब इजराइल की तरफ हो गया, इजराइल की तरफ अमेरिका भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं भारत का जो अब कह लीजिए कि धर्म संकट जो अब आने वाला है वो ये है कि रूस और उसका बहुत अच्छा मित्र है भारत का, लेकिन भारत ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया, इजराइल को अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया, और इजराइल के अमेरिका के दोनों के विरुद्ध रूस है। तो भारत कहाँ जाए? भारत किसका साथ दे? अगर विश्व छिड़ता है तो भारत किसका साथ दे? यह एक बहुत बड़े धर्म संकट की स्थिति भारत साथ आ पड़ी है। आगे बताने से पहले, कुछ कहने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया इस धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च की आवश्यकता होती है। कोई भी गलत बात हम कहना नहीं चाहते कि जो बाद में हमारे के लिए मतलब आपकी तरफ से गुस्से का इजहार किया जाए।
तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सच्ची बात बताई जाए। अब चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि तीसरा युद्ध छिड़ जाता है, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है, तो हम भारतीयों को क्या करना चाहिए? आपको पता है कि किसी भी मुस्लिम देश का किसी भी देश के साथ जब युद्ध छिड़ता है तो पूरे विश्व के मुस्लिम उस देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। वो दंगे फसाद करना शुरू कर देते हैं, प्रतिरोध करना शुरू कर देते हैं, रैली निकालना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम हिंदुओं को खासकर क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? तो पहली चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। हम अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हम अपने परिवार की सुरक्षा ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं या छोटे हैं, उनको हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाएं, जिससे वो रास्ते में अगर कोई दंगा फसाद हो रहा है तो वो अपने आप को बचा के यहाँ तक ला पाए, अपने आप को बचा लें। दूसरे, हर हिंदू को अपने घर में कम से कम 1 लाठी नहीं तो 2 या 3 लाठी बांस की खरीद के जरूर रखना चाहिए। यह इसलिए है कि अगर दंगा फसादी आपके घर की तरफ बढ़ते हैं तो आप कम से कम प्रतिरोध तो कर पाए। सरकार तो पता नहीं कब तक पहुंचेगी, प्रशासन तो पता नहीं कब तक आपके पास तक पहुंचेगा, और तब तक तो कांड हो जाएगा। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, और ये आप कल से ही शुरू कर दें। हम तो कहते हैं कल छोड़िए, आज से शुरू कर दें। दूसरा, आप अपने खर्चे में कटौती करें। जो फालतू के आपके खर्च हैं जिसके बिना आपका काम चल सकता है, आप पैसे बचाएं। क्यों? कि अगर विश्व युद्ध होता है तो सामान जो बाजार में बिकता है आपके जरूरी चीज़ों का, वो उसके सबके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। युद्ध के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आना जाना, आवागमन तो बंद हो जाएगा, निर्यात आयात। तो ऐसी स्थिति में सारे सामान जो है धीमे धीमे महंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर आज बचत नहीं करेंगे तो कल आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी अपने घर के मतलब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। दूसरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अब भविष्य कोई नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता है भविष्य में क्या होने वाला है। तो कम से कम आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ तो मेजर अपनाएं। आप केवल प्रशासन पर निर्भर ना रहें। और दूसरी चीज, आप अपना रिश्तेदारी में, दोस्त यारों में, भाई बंधुओं में भाईचारा बना के रखें। लड़ाई झगड़ा आपस में मत करें, एकता बना के रखें। ये ना सोचे वो नीच जात का है, वो बड़ी जात का है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम सब हिंदू हैं, ना कोई नीच है यहाँ पे, ना कोई बड़ा है, सब हिंदू हैं। हमें सबको एक दूसरे की सुरक्षा करनी पड़ेगी ऐसी स्थिति आने पे। जब दंगाई नहीं देखता कि आप बड़े आदमी हो, छोटे आदमी आपको छोड़ देंगे और छोटे को मार देंगे, ऐसा कोई नहीं देखने सुनने वाला। आपको शायद पता ना हो, हम आपको बता दें कि पैलेस्टीनियन में एक यहूदी जो इजराइल के थे, वो पैलेस्टीन के गाजा पट्टी में उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया और मतलब वहां पे कम से कम हजारों लोगों को नौकरी दी। लेकिन हमास ने क्या किया कि उनकी खुद की लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसको जान से मार दिया। तो आप भूल जाइए कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत बड़ा पैसा है और आप लोगों को पटा लेंगे, अपनी तरफ नहीं आने देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका सारा धन धान्य हर चीज बेकार हो जाएगा अगर दंगा फसाद भड़क गया तो बचाव तो ऐसा है कि आप अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, आप अपनी धन दौलत का भी ध्यान रखें, प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखें। और अगर ऐसी कोई स्थिति पनपती है तो आप अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा कर सकें। सबसे बनाकर रखें, सबके हालचाल रोज पूछते रहें, अपने हालचाल उनको बताते रहें। इससे क्या रहेगा कि लोगों को आपके बारे में पता रहेगा, आपको लोगों के बारे में पता रहेगा। किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो आप चले जाएंगे उनकी सहायता करने, और अगर आपके साथ घटती है तो वो लोग चले जाएंगे आपके पास सहायता करने। लेकिन आपको मेल जोल बना के रखना पड़ेगा, चाहे वो नजदीक का रिश्तेदार हो, चाहे वो दूर का रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो आपके समाज का हो, चाहे वो आपके समाज का ना हो। अगर आप उसको जानते हैं तो उससे अपना मेल भाव बना के रखिए। चलिए, ये हमारा एनालिसिस था तीसरे वर्ल्ड वार का। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। हम देवी माँ से, अपने ब्रह्मचारिणी माता से ये निवेदन करते हैं कि माता इसको
तीसरे विश्व युद्ध के रूप में मत तब्दील होने दीजिएगा, जिससे पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों को जान माल का नुकसान होगा। और हम तो भारतीय चाहते ही हैं कि विश्व में शांति बनी रहे। तो अपना भी ध्यान रखिए, समाज का भी ध्यान रखिए, देश का भी ध्यान रखिए। तो जय माता दी। अब अगला एपिसोड जो हम आपके समक्ष लेके आएंगे वो बुंदेलखंड की जो इस समय स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, उसके ऊपर हम एक एपिसोड लेके आने वाले हैं। और एक एपिसोड हम बुजुर्गों की जो इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है अपने भारत में और उसके क्या मतलब समाधान निकल सकते हैं उनको स्थिति को सुधारने के लिए, उस पर भी हम एक एपिसोड लेके आएंगे। तो जय माता दी, सुखी रहिए।